नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश के युवाओं को परेशान कर रखा है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक तरह से उद्वेलित कर रखा है। वजह कुछ और नहीं बल्कि परीक्षा के मामले में जो पेपर लीक हो रहे हैं उसका मसला है। और ख़ासतौर से नीट की जो एग्ज़ाम है वो देश में बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और देश में एक तरह से समाज का नेतृत्व करते हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि नीट की गड़बड़ी के बाद आखिर क्या होगा इसका समाधान, क्योंकि सरकार के अपने तर्क है, प्रतिपक्ष का अपना आग्रह है, दुराग्रह है, आक्रामक है प्रतिपक्ष, और वो इतना हमलावर है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही इस पर एक तरह से बहस की मांग करने लगा। उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो बताती है कि युवाओं के पक्ष में जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मसला बहुत महत्वपूर्ण है, देश के युवा इससे परेशान हैं। इस पर हम चर्चा शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा इस पर क्या कहते हैं, देश के नए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी क्या कहते हैं, और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की क्या राय है, और भाजपा के संवाद प्रमुख आशीष अग्रवाल क्या कहते हैं। पहले सुनते हैं इन तमाम नेताओं को और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं, और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ। But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir. I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened, yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, देखिए, पेपर लीक तो बात की चीज है कि ठीक है, उस पर 1 करोड़ का जुर्माना, 10 साल, इस पर स्वागत करते हैं। लेकिन योजनाओं को नियम बनाने वाले कौन, कानून बनाने वाले कौन? जो वल्लभ भवन में बैठे जो मंत्री है, जिसमें आपने अभी यार नर्सिंग कॉलेज के नियम बनाए, क्या इन पे 1 करोड़ का जुर्माना होगा? कानून बनाना एक बकवास है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो जहाँ से गंगा बहती है सबसे पहले वहाँ पर आपको वहाँ का पानी साफ करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेसियों को अगर सरकार चलानी आती तो 15 महीने की सरकार ही चलाते। तो मध्य प्रदेश की जनता ने जो 5वीं बार आशीर्वाद देके भाजपा की सरकार बनाई है निरंतर, वो इस बार जो कमियां रह गई थी, जो सुधार की आवश्यकता है, वो निरंतर करती जाएगी। सुधार और विकास एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। तो जहां पर जो सुधार हो सकता है सरकार उससे पीछा नहीं हटेगी। कांग्रेस अपनी छाती पीटती रहे। तो कुल मिलाकर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जो नीट के नाम से जाना जाता है, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और वो अपने आप को डॉक्टर बनते हैं। बाद में फिर उसमें MBBS, MD और DM बहुत सारी परीक्षाएं, और बड़े डॉक्टर बनने के बाद वो रिसर्च भी करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो सारा मसला है वो कहाँ तक जाएगा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस मामले में कानून बनाया है, उसके बाद दूसरा कड़ा कानून बनाया है, कह सकते हैं कि सर्वाधिक कड़ा कानून बनाया है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी जो संकेत मिले हैं वो भी कड़े कानून बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि कड़े कानून तो बन जाएंगे, लेकिन जो प्रतिपक्ष सवाल कर रहा है कि
गंगा जहाँ से निकलती है उसको कैसे ठीक किया जाएगा, यानी जहाँ से ये पेपर लीक होते हैं और जिनके पास इसके सूत्र होते हैं वो कैसे सुधरेंगे, वो कैसे साफ होंगे। आज इसी पर बात, लेकिन चर्चा के पहले आपको बता दें कि जो देश के नए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में, वो इस बात पर चर्चा कराना चाहते थे सदन में, लोकसभा में, कि नीट के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कानून या जो सदन का नियम है वो उसकी अनुमति नहीं देता था। थोड़ी सी जल्दबाजी में देखे राहुल गांधी, वो कहते हैं कि युवाओं का हम रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सदन की आसंदी ने ये उनको कहा कि ये सब नियम कानून के हिसाब से होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन आप उस पर किसी मुद्दे पर बहस नहीं कर सकते। और बाद में इसी बात को आगे बढ़ाया पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने। आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ इसके जानकार और टेक्नोक्रेट विकास बोंद्रिया जी, वॉइस ऑफ भोपाल के ये अध्यक्ष भी हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे दो विशेष मेहमान, पत्रकार साथी हमारे जयंत तोमर जी और देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विकास जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है बहुत ही गंभीर है, बहुत संवेदनशील है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ी सरकार ने उसके इलाज ढूंढने की कोशिश की, और इलाज की शुरुआत कानून से हुई, सज़ा से हुई और आर्थिक दंड से हुई। अब इस पर भी बात हो सकती है कि आखिर ये जुर्माना इतना कम क्यों, इतना ज़्यादा क्यों। हमारा ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में मिलावट, यानी खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसमें हो सकता है कि हम अतिरेक की बात कर रहे हूँ, बहुत एक्सट्रीम पर जा रहे हूँ, लेकिन आजीवन कारावास या सजाए मौत ये प्रावधान होने चाहिए मिलावट में, शिक्षा के क्षेत्र में, पेपर लीक कांड में और बाकी जो चीज़ होती है। आपकी राय? सरकार ने व्यवस्था तो की है जनमत के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से, हो सकता है कि ये सज़ा को और कड़ा किया जाए, लेकिन एक शुरुआत हुई है और वो शुरुआत कितनी कारगर होगी इस पर भी समय हमको बताएगा कि कितना सब चीज़ें भरोसेमंद तरीके से चल रही हैं। आपकी राय? देखिए राघवन जी, ये यकीनन कोई संदेह की बात नहीं है कि इतने बड़े एग्जाम्स में अगर गड़बड़ियां होती हैं, वो किसी भी वजह से होती हो, किसी भी स्तर पे होती हो, वो केयरलेसनेस भी हो सकती है, मिसचीफ भी हो सकती है, वो बहुत घातक है, देश के लिए घातक है, युवा वर्ग के लिए घातक है। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे गलतियां बढ़ती गई या गड़बड़ियां होने लगी तो उसके सुधार किए गए ना। देखिए सन 90 के दशक की बात आप करेंगे तब कोई भी एग्जाम का सिंगल पेपर होता था, सिंगल डेट में होता था, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम देने वालों की तादाद बढ़ती गई या वो सिंगल पेपर में रूम चीटिंग, इन रूम चीटिंग की बात आती थी या पेपर आउट एक हो जाएगा तो कैसे रोकेंगे, मल्टीपल सेट्स आने लगे, तब भी लगातार सुधार किया जाता रहा है। उसकी ज़रूरत आज भी है, उस सिस्टम में आज भी सुधार किया जाना है। उसमें कानून और दंड का प्रावधान करना और वो इतना कठोर हो कि व्यक्ति की रूह कांप जाए कि वो कैसे, किस भविष्य को तलाश रहा था और क्या हो गया, और ऐसे अपराध को करने में वो डरेगा, भयभीत रहेगा, संकोच करेगा, अपमानित महसूस करेगा। वो प्रावधान कानून के माध्यम से होना चाहिए। और कानून हमेशा, देखिए आज की जरूरत और भविष्य में क्या हो सकती है, मतलब अर्थदंड का मामला हो या सजा जेल में जाने का मामला, उस हिसाब से तय होते हैं। वो अब सरकार वापस उनको सुधार कर रही है, उनको कड़ा कर रही है आज की जरूरत के हिसाब से, तो ये बहुत स्वागत योग्य है। अब इसमें तो जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया वो 3 वर्ष के कारावास की सजा इसमें है, 3 से 10 साल के कारावास की सजा है और जुर्माने की व्यवस्था भी। लेकिन सबसे कड़ा कानून तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया। हमें लगता है कि युवाओं की शिक्षा, माने शिक्षा और खासतौर से परीक्षा को लेकर जितनी भी कठोरता होनी चाहिए वो, उसमें कोई कसर नहीं छूटना चाहिए। अगर हत्या के मामले में जो सज़ा होती है, मुझे लगता है कि ये तो पूरी एक पीढ़ी की हत्या है। अगर आपने कानून के मामले में थोड़ी सी ढील बरती और पेपर लीक हो गया तो आप देखिए कितने जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बाहर हो जाते हैं। लोग, पर्चा लीक हुआ, जो थोड़े से कम काबिल हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा मसला है, जितनी संवेदना जताई जानी चाहिए उससे थोड़ी सी कम लगती है सरकारों की तरफ से।
देखिए, सरकार विभिन्न पक्षों पे विचार करती है। आपने कहा ना, जनमत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और एक सिस्टम में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, उस हिसाब से नियम कानून बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है राघवेंद्र भाई, फिर ये बात कहूंगा मैं कि समाज को ये समझना पड़ेगा कि जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो इस ढंग के कामों को कर रहे हैं, परीक्षाओं को विच्छेदित कर रहे हैं, उन्हें समाज में उस अपमान की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो सबसे बड़ी सजा होती है। अब ये आपने जो बात की वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, नैतिक है, कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको, अब हम तो उस पर जाएंगे कि आज के सुविचार क्या है कि जो गलत तरीके से धन ग्रहण करते हैं या कमाते हैं उनको सम्मान नहीं देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि कोई दंगा फसाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो जाए, कहीं कोई तोड़फोड़ का मामला हो जाए, उसमें एक व्यवस्था होती है, समाज का देखने का नजरिया उस अपराधी को एक होता है। लेकिन आप देखेंगे महिलाओं के संबंध में कोई अपराध हो रहा हो तो समाज हल्के से छेड़खानी को भी बर्दाश्त नहीं करता। तो वो लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार से भी आगे निकल गया उत्तर प्रदेश कि उसने 1 करोड़ का तो जुर्माना किया है और आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। हमें लगता है कि इसमें और कड़ाई की जरूरत है, क्योंकि मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है वो, या दवाओं में जो नकली दवाएं आती है, या इसके साथ साथ जो परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं, और इसके अलावा आप बात करें तो जहां भी मिलावट की बात आती है उस पर सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं भावुकता में अतिरिक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है। हमारे साथ जयंत तोमर जी भी जुड़े हुए। जयंत जी, दरअसल मध्य प्रदेश में परीक्षा अधिनियम 1937 में संशोधन की बात हो रही है। मोहन यादव सरकार इसकी तैयारी कर रही है। जिस तरह से यूपी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, केंद्र सरकार ने इस पर फैसला किए कि हम सजा देंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये नाकाफी है या पर्याप्त है? बड़े विस्तार से विकास मुंजिया जी ने इस पर प्रकाश डाला और आपने काफी विस्तार से बातें रखी हैं। मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं जी, कि असल में परीक्षाओं का जिस तरह से केंद्रीकरण किया गया है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, प्रत्येक परीक्षा, हम तो लगातार पिछले कितने वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हर एक परीक्षा जो है उसमें पर्चे लीक हो जाते हैं और अंततः वो परीक्षाएं निरस्त हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, तमाम विश्वविद्यालयों में जो भर्ती की परीक्षाएं हैं वो निरस्त हो जाती हैं। उसके बाद पता नहीं चलता कि इनका आगे क्या होगा कि नहीं होगा। और जबकि इस तरह की परीक्षाओं के लिए विधिवत शुल्क लिया जाता है और वो शुल्क विश्वविद्यालय के खाते में और संस्थाओं के खाते में, परीक्षा एजेंसियों के खाते में जमा होता है। ये ठीक है कि आप परीक्षा बड़ी कड़ाई से ले रहे हैं, लेकिन फिर वो पर्चे लीक हो जाते हैं। और आउटसोर्सिंग से जिस तरह से एजेंसियां काम कर रही हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनका दफ्तर बहुत छोटा है, जो एजेंसियां एनटी जैसी जो एजेंसी हैं जो परीक्षाएं ले रही हैं, बताया जा रहा है कि 14-15 लोग काम करते हैं, छोटा सा दफ्तर है। तो किस तरह से इतने बड़े देश की व्यवस्था को संभालते होंगे। मेरा ये मानना है कि परीक्षाओं का और जो चयन का है उसका विकेंद्रीकरण ही एक रास्ता है, जहां जो जिम्मेदार लोग हैं अच्छे लोगों की तलाश कर सके। और परीक्षा से सिर्फ तलाश करना बहुत कठिन है। नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है जीवन में, और वो कार्य और व्यवहार से ही उसका पता चल पाता है। जी राघवेंद्र, दरअसल नैतिकता का जो मामला है वो तो भीतर से आता है, उसको आप किसी कानून के जरिए नहीं ला सकते। लेकिन हम चर्चा में बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं कि अगर आप नैतिकता नहीं लेके आ पा रहे हैं और जमाना सिर्फ कानून पर ही चल रहा है, तो फिर कानून इतना कठोर हो कि वो फिर फांसी के तख्ते तक आदमी को जाए। क्योंकि अगर हम नीट की बात करें, हम कैट की बात करें, या दूसरी जो परीक्षाओं की बात होती है जो जिसमें लोगों को नौकरियां मिलती हैं, अगर उसमें गड़बड़ी होती है, कई बार हमने देखा कि जो इंटरव्यू लेते हैं वहाँ भी घपलेबाजी हो जाती है। जिनको सिलेक्ट करना होता है वहाँ आसान सवाल, जिसको नहीं करना होता उनको कठिन सवाल। कहते हैं कि अगर आप के पक्ष में कोई है तो वो 2 का पहाड़ा पूछ सकता है आपसे, और आपके खिलाफ कोई है, आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहता तो वो पूछ सकता है कि आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताइए, 27 का पहाड़ा बताइए। तो ये छोटे छोटे से हल्के फुल्के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़रूरत इस बात की है कि जयंत जी, जब तक कठोरतम निर्णय नहीं होगा तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। हम कहें कि नैतिकता का तकाजा है और पेपर लीक नहीं होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्स की बात करें, संविदा कर्मियों की बात करें, ये तो सरकार का जिम्मा है कि वो ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कोई भी पेपर ना तो लीक हो, ना परीक्षा में जो
कॉपियाँ जांची जाती हैं उसमें गड़बड़ी हो। खाली नीट की बात नहीं कर रहे हम, जो सीबीएसई की एग्ज़ाम होती है, जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है, उस पर भी हम बात, क्योंकि पूरे सिस्टम में गड़बड़ी है। हमारे साथ देवदत्त जी जुड़े हुए हैं, पत्रकार साथी हमारे। देवदत्त जी, आपकी क्या राय है? देखिए राघवन जी, ये बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये बच्चों का या एक सामान्य जैसी घटनाएं होती रहती ना, जिस पे चर्चा होती, आरोप प्रत्यारोप लगते, ये ऐसा मामला है कि देश का भविष्य है ये, और कितने अरमानों के साथ, कितने कष्टों के साथ बच्चे पढ़ते हैं, गरीब माँ बाप उनकी ट्यूशन लगाते। मैं कई दृश्य देखता हूँ जब परीक्षा केंद्रों पर, तो पिताजी के लिए होटल में रहने की व्यवस्था नहीं है, पैसे नहीं है, वो बैग में लेके आते हैं, बच्चा परीक्षा केंद्र में जाता है, वो बाहर आके इंतजार करते, फिर उसको खाना खिलाते, कर्जा के उन्हें ट्यूशन पढ़ाया, क्लास। और उसकी ये हस्र आज हम आजादी के बाद इतने सालों में केवल ये नहीं कर पा रहे कि निष्पक्ष परीक्षा करा पाए, तो क्या करा सकते हैं? ये कोई एक सरकार की काम नहीं है, हर सरकारों में ये हो रहा है, और ये कोई एक दल की भी बात नहीं है, ये शासन की बात नहीं, ये सबको, समाज को, सबको मिलके इस पे प्रयास करना पड़ेंगे, क्योंकि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। हमने मध्य प्रदेश में बनाया था कि बच्चियों के साथ जो गलत करेगा उसको फांसी की सजा देंगे। क्या रुक रही घटनाएं? नहीं रुक रही। मर्डर के लिए है 302, फांसी है, सब कुछ है, क्या रुक रहे? नहीं रुक रहे। ये समाज में इतनी नैतिकता होना चाहिए। जो लोग पेपर खरीद लेते हैं, देवदत्त जी, कानून तो सिर्फ डर पैदा करता है, नैतिकता कानून से नहीं आती है। नैतिकता तो हमारे घरों से आएगी, हमारी शिक्षा पद्धति से आएगी, हमारे घरों में जो संस्कार है उससे नैतिकता आएगी। शिक्षा पद्धति में नैतिकता के पार्ट गायब हैं, तो कहाँ से मिलेगी नैतिकता? जो शिक्षक हैं उनमें नैतिकता का पराभव हो रहा है, तो कहाँ से मिलेगी विद्यार्थियों को शिक्षा, नैतिकता? सवाल नैतिकता का जो शब्द है वो बड़ा, उसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक सरकार की बात है, प्रशासन की बात है, उसका काम यह कि वो कठोर नियम बनाए, कठोर कानून बनाए, और उसका फिर बिना किसी भेदभाव के पालन हो। गांव में या शहरों में लोग कहते हैं कि 2-4 लटक जाएंगे फांसी पर तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में या राजशाही के ज़माने में इसलिए ज़्यादा भय होता था कि एक हुक्म हुआ, लोग दरबार में गए, सुनवाई हुई और कल फांसी हो गई। अब यहाँ तो कानून का सिलसिला ऐसा है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। इस चक्कर में बजाय लाभ के नुकसान हो रहा। तो ये सिस्टम बहुत बड़ा है, जिस पर हम विस्तार से कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी तो सीधी सी बात है बौंद्रिया जी, इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। किस तरह से हम युवाओं को अपना वोट बनाएं, किस तरह से वोट बैंक बनाएं। अब लोकसभा में या विधानसभाओं में इस पूरे मुद्दे पर, ये समाज का मामला है पूरा, इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा वो अपनी जगह है। इस पर किस तरह से युवाओं के भविष्य को बचाया जाए चौपट होने से। लेकिन कोशिशें ये होती है कि किस तरह से सरकार के गले में ये माला पहनाई जाए कि ये बदनाम सरकार है। हमारी कोशिश ये है कि जनता और युवा इससे बचें। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे, उन पर आप करते रहिए। राघवन भाई, देखिए, अब युवाओं की तादाद जो 35-40% है हिंदुस्तान में, उसको इमोशनली एक्सप्लॉइट करने का काम तो कोई भी कर ही सकता है, और प्रतिपक्ष उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, राहुल गांधी जी ने बेशक करें, लेकिन सदन का इस्तेमाल हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था। उसके बाद आप राजनीति करें, राहुल गांधी जी आपका ने जो बात आज सदन में करी, जिस ढंग की बातें उन्होंने करी हैं, भाई, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसके बाद उसका धन्यवाद प्रस्ताव और उसके तहत चर्चा करना, ये हमारी परंपरा है, संसद की परंपरा है। राहुल गांधी जी तो 2004 से सांसद हैं, उन्हें विधिवत मालूम है। लेकिन केवल मीडिया में दिखने और छपने के लिए, युवाओं को इमोशनली एक्सप्लॉइट करने के लिए इस तरह से इस मुद्दे को, ठीक है, मुद्दा ठीक हो सकता है, उन्हें इस बात में प्रतिपक्ष का रोल अदा करना चाहिए, लेकिन वक्त और स्थान अगर अनुचित होगा तो वो तो ठीक नहीं हो सकता ना। मुझे लगता है कि ये केवल एक अपने आप को उभारने का प्रयास था राहुल गांधी जी का। बेशक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, दो बातें हैं। राहुल गांधी जी जिस परीक्षा के सिस्टम पे बात कर रहे हैं, भाई, कांग्रेस, उनकी पार्टी भी अनेक प्रदेशों में सरकार चलाती है, और वहां के प्रदेशों में भी वहां के प्रदेश की सरकारों के तहत आने वाले एग्जामिनेशन बोर्ड्स और एजेंसीज के पेपर्स लीक होते रहे। राजस्थान में ये मसला होता रहा,
चुनावी मुद्दा भी बना वहां पे। इसी पर तो हम बात कर रहे हैं कि कुछ मुद्दों को सियासत से ऊपर उठकर करना चाहिए। बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, हर एक के लिए एक ही बात। राहुल गांधी जी को मुद्दा रखना था कि जी, वो नहीं, सबको रखना है। विदेशों की स्टडी की बात करते हैं तो कहीं और की स्टडी भी उन्हें रखनी थी। मेरा मामला सिर्फ इस पर नहीं, राहुल गांधी के अलावा भाजपा के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल सरकार के बचाव में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुनाह है। अगर हमारी युवा पीढ़ी के साथ गुनाह होगा तो फिर इसमें बीजेपी, कांग्रेस छोड़ दीजिए, देश तबाह होगा। हमारी कोशिश जी, तब्दीली में कानून और सजा की तब्दीली को लेके आई है, तो इसका मतलब है कि सरकार इस स्थिति से संतुष्ट नहीं है, उसमें सुधार चाहती है। तो सरकार का यही तो सकारात्मक रवैया किसी भी गलत काम को रोकने का हो सकता है, लेकिन उन्होंने किया है। अभी उसमें कठोरता कम दिख रही है। केंद्र सरकार ने जो नियम बनाया, यूपी सरकार ने उससे ज्यादा आगे बढ़ के नियम बनाया। उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार और बनाए। मैंने तो इसको पैडिंग की इसमें और जोड़ा है कि न केवल पर्चे के मामला हो, बल्कि खाद्य पदार्थों में दूध, घी, तेल, इसमें जो मिलावट होती है या दवाओं में नकली दवाएं होती है, इन सब पर सजाए मौत के प्रावधान की जरूरत है। जयंत जी, आपकी राय? राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन पेपर लीक हो रहा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, नकली दवाएं आ रही है, इसमें तो पूरे देश में यूनानिमस सजाए मौत के कानून की जरूरत है, चाहे वो वहां राज्य सरकारें किसी की भी हो, और केंद्र में इसकी डिमांड होनी चाहिए। आपकी राय? जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से ज्यादा कड़ाई होनी चाहिए, कठोर नियम बनने चाहिए, जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में ये भी बताना चाहता हूँ कि इस देश में यूपीएससी की परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, लेकिन वहां से निकलने वाले लोगों के भरोसे इस देश की कोई तरक्की तो होती हुई नजर नहीं आती। अगर ऐसा होता तो अरुणा राय क्यों आईएएस की नौकरी छोड़ के और सूचना के अधिकार के लिए अपना पूरा जीवन खपा देती। संवेदनशीलता की कमी हर जगह पर है, हर परीक्षा के स्तर पर है, वो किस तरह से लाई जाए। गांधी जी ने तो नकल करने से मना कर दिया था स्कूल में, बिल्कुल उनके अध्यापक ने कहा कि नकल करके लिख लो पेटल शब्द, लेकिन नहीं लिखा। तो ये जो नैतिकता और संवेदनशीलता जब तक विकसित नहीं होगी, तब तक किसी भी परीक्षा में आप पास हो जाएं उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत कड़ाई से और बहुत कठोर नियमों के साथ इन परीक्षाओं का संचालन होना चाहिए। लेकिन जयंत जी, वही बात घूम फिर के आती है कि नैतिकता कहाँ से आएगी। महात्मा गांधी ने अपने आचरण से, आज भी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं कि जब उनसे बचपन में कहा गया कि नकल करो, उन्होंने इनकार कर दिया। उनसे कहा गया कि झूठ बोलो, उन्होंने मना कर दिया। उनसे कहा गया कि आप मांस भक्षण कर लीजिए क्योंकि इंग्लैंड में तो इसके बिना जीवन चलेगा नहीं, उन्होंने इनकार किया है। अब ऐसे कितने लीडर हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं, वही है कि ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये तो परिवार के संस्कारों में आएगा। और हमें किताबों के साथ साथ परिवारों में बच्चों को संस्कारित करने की जरूरत है, और उसके लिए हम सब इस कोशिश में करें, हम सब जिम्मेदार हैं अगर नैतिक पतन हो रहा है तो। जयंत जी, ये मेरा कहना था। जी बिल्कुल ठीक बात है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ राघवेंद्र जी। विकास जी कुछ कहना चाह रहा है बहुत संक्षेप में। मैं फिर देवदत्त जी की तरफ आऊंगा, वो उनका टर्न मिस हो गया है। राघवेंद्र भाई, हमें सिंगल परीक्षा, सिंगल विंडो क्लियरेंस के बाद में एक बड़ा संसार मिल जाता है जो इन परीक्षाओं के माध्यम से, उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम है तो हमें हर पायदान के ऊपर वो छात्र फिर पास होता चले, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मेडिकल में एडमिशन लिया और एमबीबीएस तो हो ही जाएगा वाला अगर गुणा भाग कोई लगा लेता है तो इस ढंग के अपराध में शामिल हो जाता है। लेकिन उसे मालूम होगा कि मेरा एमबीबीएस क्लियर करना ही मुश्किल होगा, तो इस फ्रंट विंडो पे आके गड़बड़ नहीं करेगा। नौकरियों में भी, अब उसके लिए नौकरियों को जो हमने सिक्योर्ड बना दिया ना, विशेष करके गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी को बहुत सिक्योर्ड बना दिया है। सरकारी नौकरी बची कहां? नहीं, जितनी भी, तो इसलिए तो और दिक्कत हो रही है कि कम नौकरियां हैं तो लोग उसके लिए अपना जीवन दांव पे खेल जा रहे हैं, सजा को भी झेलने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तो अगर नौकरियों में भी हमें उस नौकरी को इस ढंग से कुछ थोड़ा सा अनसिक्योर्ड, आप कह लें उसे क्लिष्ट भाषा में, या कह लें कि चैलेंजिंग बनाना पड़ेगा कि हर साल 2 साल 3 साल में मैं फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करूंगा तो मैं इसको आसान शब्दों में कहूं तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी सी कम करनी चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो फिर उसमें सस्पेंशन नहीं, बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि निलंबन कोई सजा नहीं होती। खैर, ये दूसरा हम विषय से थोड़ा सा अलग हट जाएंगे। देखिए, अलग नहीं हटवाएं जी। अगर हमें मैं लौटता हूं, समय कम है जी। सिंगल एग्जाम विंडो के ऊपर हम डिपेंडेबिलिटी बढ़ाएंगे तो इस ढंग की गड़बड़ें होंगी। जी देवदत्त जी, आपकी अंतिम छोटी सी। दुबे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
तो कुल मिलाकर जयंत जी जो बात विकास जी कर रहे हैं, समय कम बचा, लेकिन ये विषय भी महत्वपूर्ण है कि अगर जॉब सिक्योरिटी कम कर दी जाए तो फिर सरकारी नौकरी की तरफ जाने के लिए आदमी कुछ भी करेगा ऐसा नहीं होगा। वो पेपर लीक करने की कोशिश करता है, वो रिश्वत देकर नौकरी पाने की कोशिश करता है, वो फिर करप्शन की कोशिश करता है, क्योंकि पैसे देकर वो नौकरी पाता है। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी होता है ना कि आप सरकारी नौकरी में लग गए, अब आप सरकार के दामाद हैं, काम करेंगे तो भी तनख्वाह मिलेगी, नहीं करेंगे तो भी मिलेगी, करप्शन करेंगे तो पैसे लेने में पकड़े गए थे और पैसे देकर छूट गए, वो वाली मेरे ख्याल से चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपका इसमें हालांकि विषय इससे एकदम से जुड़ा नहीं है, लेकिन ये उसका बाई प्रोडक्ट है। मैं पूछ दूं जयंत जी से। जयंत जी बिल्कुल ठीक बात है राघवेंद्र जी, जिस तरह की सुरक्षा सरकारी सेवाओं में है वो अंततः व्यक्ति को एक तरह से बहुत शिथिल बना देती है। और मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो वेतन का निर्धारण है ये व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, उसकी जो उत्पादन क्षमता है और इस सब पर भी निर्भर होना चाहिए। जयंत जी, आपने एक बात और महत्वपूर्ण की थी कि यूपीएससी के एग्जाम जो पास करके आते हैं, अगर वो बहुत काबिल होते तो देश तरक्की करता, क्योंकि आईएएस के एग्जाम पास करके हमने ऐसे कई अफसर देखे जिन्होंने ऐसे काम भी नहीं कर पाया जो एक बाबू काम कर लेता है कई बार। तो वो परीक्षा का मतलब ये नहीं कि आदमी देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इस पर सरकारों को, समाज को और विचार करने की ज़रूरत है। परीक्षा में बदलाव की ज़रूरत है, ट्रेनिंग में बदलाव की ज़रूरत है। अभी तो ट्रेनिंग जो हो रही है वो अंग्रेजों का ज़माने की जो सिस्टम था उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। अब जनता की जनोन्मुखी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। देवदत्त जी, समय खत्म है, लेकिन 2-3 वाक्यों में आपकी राय। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि इन महत्वपूर्ण परीक्षाओं का मुझे पता चला कि नेट की परीक्षा है, जैसे आउटसोर्स के कर्मचारी देख रहे हैं। यहाँ जैसे भोपाल में बॉटल में पेपर लेके, पानी की बॉटल में पेपर लेके चला गया, ये तो बात की चीज है, लीक होने के बाद सजा देने के साथ, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा में ये पेपर की छपाई और वितरण होना चाहिए, लीक होने की गुंजाइश न रहे। कुल मिलाकर सवाल ये कि कड़ाई कितनी भी करें, सजा भी कठोर हो, इसकी भी दरकार है। केवल 10 साल की सजा से काम नहीं चलेगा और 1 करोड़ का जुर्माना भी कम है, सजाए मौत से कम कुछ भी नहीं, क्योंकि देश के भविष्य का सवाल है। हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो टैलेंटेड विद्यार्थी, प्रतिभा, उनका सवाल है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विकास जी, आपका साधुवाद। जयंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देवदत्त जी, आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।